गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त गौरव और स्टडी पोर्टल पे मैं आपको कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आज जो है मैं आपके बीच में वर्किंग ऑफ कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास को लेके आया हूं, जिसमें हम जो है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर का किस प्रकार से उसकी वर्किंग होती है, क्या क्या उसमें डिवाइसेस यूज होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है वो लास्ट जो क्लास हुई है उसमें मैंने आपको कंप्यूटर की जो अलग अलग डेवलपमेंट की जनरेशन्स हुई हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, वर्तमान में जो फिफ्थ जनरेशन चल रही है वो उसमें क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुई और आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें क्या क्या कंप्यूटर आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट जो क्लास है उसमें बता चुका हूँ। तो आप लोग अगर उस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जरूर देखिए उसको। और उसके बाद आज जो है वो मैं उससे आगे है कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ कि स्टडी पोर्टल जो है उस पर आपको जो विभिन्न एग्जाम हैं, जैसे केबीएस हो गया, आपका एनबीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, सीटेट हो गया और एसएससी हो गया, इन सभी एग्जाम से संबंधित वीडियो लेक्चर्स उपलब्ध हैं। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रिंटेड नोट्स आप अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको प्राइस वगैरह सब बता दिया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं। कंप्यूटर और कंप्यूटर जो दोस्तों सब्जेक्ट है वो न केवल केवीएस एनबीएस इन सब चीज़ों के लिए, बल्कि अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी में जो है आजकल कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए जो है वो कंप्यूटर आज के समय में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ऐसा मत सोचना कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए इसको पढ़ रहा हूँ, बल्कि ये जनरली भी आप कंप्यूटर जो है वो सीख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और पूरी क्लास को ध्यान से देखना। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ठीक है ना, यानी कि कंप्यूटर जो है वो उसकी जो वर्किंग है वो किस प्रकार से काम करती है, या उस पर क्या क्या हम चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या उसमें क्या क्या स्टेप्स पूरे होते हैं, लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है उसको 5 भागों में है हम डिवाइड करते हैं, 5 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है ना, जो इसमें सबसे पहला जो चीज होती है वो है इनपुट यूनिट। इनपुट, ठीक है ना, तो जो इनपुट है वर्किंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कंप्यूटर को जितने भी हम कंप्यूटर को जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और उसको हम जिस भी माध्यम से देते हैं उन सभी माध्यमों को हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जाते हैं वो आपके दिए जाते हैं किसके माध्यम से, जो भी हम निर्देश देना चाहते हैं वो डेटा और इंस्ट्रक्शन कहलाता है, और उसको जिस माध्यम से दिया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है ना, जो डेटा जो इनपुट होता है कंप्यूटर, वो हमेशा जो है कंप्यूटर जो है वो हमारी जो सामान्य भाषा को नहीं समझता है। तो जो इनपुट डिवाइस होती है वो क्या करती है, उस बाइनरी सिस्टम के रूप में उसको लेती है। बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 और 1, यानी हम कंप्यूटर में कुछ भी चीज अगर डालते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, कोई भी चीज टाइप करते हैं, तो वो क्या करता है उसको वैसा नहीं। जबकि ए अगर हम लिखते हैं ए, तो ए का मतलब वहां पर 0-1 की कोडिंग में कुछ ना कुछ होगा। ये तो 001 हो सकता है या 1001, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है, जिसमें वो कंप्यूटर केवल और केवल 0 और 1 को समझता है। और उसको करने का काम क्या होता है, इनपुट यूनिट्स जो होती है उनका होता है कि वो क्या करते हैं, नॉर्मल जो चीज़ है उसको इनपुट बाइनरी जो सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये है हमारा पहला जो है वर्किंग। दूसरी जो वर्किंग हमारे पास होती है वो है स्टोरेज।
कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जितने भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, उनको जो है वो किस में रखा जाता है, उनको संभाल कर रखा जाता है किसमें, स्टोरेज के अंदर, ठीक है ना। और स्टोरेज जो है, अगर आगे जाके मैं अभी इसमें बताता हूँ आपको कि स्टोरेज कितने प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि जो है वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं को आवश्यकता अनुसार जो है वो प्रयोग करा जा सकता है। इंस्ट्रक्शन को क्या कर सकता है, स्टोर करना। जो इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है यूजर्स के द्वारा दिया गया है उसको स्टोर करने का काम है किसका, स्टोरेज का, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास चीज है इसमें आती है वो है प्रोसेसिंग। तो अब जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा दिया गया है उसको जो है उसका वांछित जो परिणाम है वो हमें अब चाहिए। हमें उस पर जो ऑपरेशन चलाना है वो चलाया जाएगा। तो वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, प्रोसेसर के द्वारा। प्रोसेसर के द्वारा जो है उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो क्या किया जाएगा, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, यानी कि मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन है उसके द्वारा जो है वो क्या करेगा कि जो पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको परिणामों में बदलने की कोशिश करेगा या उसको प्रोसेस करेगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा, उसको जैसा हमें परिणाम चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो कार्य करेगा। कौन, प्रोसेसिंग में, ठीक है ना। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप होता है हमारे पास वो होता है आउटपुट। यानी कि जो भी हमने जो प्रोसेसिंग की है उसके बाद हमें अब क्या चाहिए, वांछित परिणाम चाहिए। जो परिणाम हम यूजर के द्वारा चाहिए, यूजर को चाहिए, वो उसे प्राप्त होता है। और जिन जिन चीजों से उसे ये प्राप्त होता है वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है ना। आउटपुट यूनिट के द्वारा ये किया जाता है और जहां पर जिन माध्यमों से ये परिणाम यूजर के सामने आते हैं वो सब आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में इसमें एक और चीज होती है वो है कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है इसका जो काम है वो क्या है, जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उन सब के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है ना, या उनके बीच में एक तरह से समन्वय स्थापित करना, उनको मैनेज करना कि कहीं पर जो है वो इंस्ट्रक्शन किस प्रकार के दिए गए उसी के अकॉर्डिंग कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सबको मैनेज करने का काम है इसका कंट्रोल यूनिट, ठीक है ना। इस प्रकार से ये 5 जो भाग हैं इसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कार्य करती है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अलग अलग हम एक एक चीज को देखेंगे और वो है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर देखिए हमने। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना। तो हार्डवेयर जो है मैंने बताया था कि वो सभी चीजें जो है जिनको कंप्यूटर में हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो हार्डवेयर के अंदर आती है। जिसमें सबसे पहले जो है वो आता है आपका इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो है वो मैंने जैसे कि बताया, ये क्या करेगा, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा है उसको लेगा और साथ के साथ उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। और बाइनरी सिस्टम के फॉर्म में डेटा और जितना भी इंस्ट्रक्शन होगा उनकी एंट्री करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती हैं वो हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड्स, माउस, ठीक है ना, आपका स्कैनर,
बार कोड रीडर, जॉय स्टिक, और उसके अलावा आपका लाइट पेन। इस प्रकार से जो है सारी जो डिवाइसेस हैं, आपने देखा होगा कि जो है वो बार कोड स्कैनर क्या कर रहा है, या कोई भी स्कैनर क्या कर रहा है, वो चीज को स्कैन कर रहा है, उसके बाद उसको कंप्यूटर में डाल दे रहा है, उसकी इमेज को कंप्यूटर में डाल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट डाल रहा है, वो एक इंस्ट्रक्शन डाल रहा है कि भाई इस प्रकार से करिए। बार कोड स्कैनर क्या होता है, बार कोड होता है, उसको स्कैन करते हैं, उसके बाद उस स्कैन के अंदर जो सूचनाएं होती हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर में आ जाती है। तो वो क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो इनपुट डिवाइस का मतलब ही वही है जो क्या करेगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डालने के कंप्यूटर में काम आएगा। और ये क्या करता है, इनपुट डिवाइस जो है वो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। एक इंटरफेस है जिसके माध्यम से यूजर जो है वो उस कंप्यूटर से संवाद कर पाता है, उसको आप बता पाते हैं कि भाई मुझे ये करना है, ठीक है ना। तो ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है स्टोरेज। स्टोरेज हार्डवेयर का जो नेक्स्ट भाग है वो है स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर जो है वो मैंने बताया था कि क्या होता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, जो भी उसके अंदर डेटा डाला जाता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये अपनी जो मेमोरी है उसमें रख लेगा या उसको सेव कर लेगा। तो वो किस में होता है, स्टोरेज के माध्यम से होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में जो है स्टोरेज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो प्रकार होता है वो है आपका मुख्य मेमोरी, मेन स्टोरेज जिसको हम कहते हैं। और ये जो मुख्य स्टोरेज है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका प्राइमरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है ना। जो प्राइमरी स्टोरेज है उसके अंदर वो चीज आएंगी जो कंप्यूटर के एट द वर्किंग मेमोरी होती है, ठीक है ना। यानी कि जो स्टोरेज इसके अंदर आएगा वो क्या होते हैं, जब कंप्यूटर जो है वो काम कर रहा है उस टाइम पर जो है वर्किंग के टाइम पर उसके अंदर जो जो प्रोसेस जो चीज़ें चल रही हैं वो सारी की सारी किस में स्टोर होंगी, वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी जो है उसमें स्टोर होती है। और ये जो मेन मेमोरी होती है ये मुख्यतः कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है, आपका रैम और रोम, ठीक है ना। उसके अलावा कैच मेमोरी भी जो है वो प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। कैश मेमोरी या कैच मेमोरी जो भी आप कहें, ठीक है ना। तो ये है। अब हम देख लेते हैं कि रैम और रोम का क्या मतलब होता है, ठीक है। जो रैम है इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना। तो जो रैम है या रैंडम एक्सेस मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होती है। और ये जो रैम होती है ये जो है एक वोलाटाइल मेमोरी है, वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है कि एट द वर्किंग के टाइम पर जो है जब हम काम कर रहे हैं एमएस वर्ड में किसी में भी काम कर रहे हैं, तब जो ये डेटा है वो उसके किसके अंदर स्टोर होता जा रहा है, वो रैम के अंदर स्टोर होता जा रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन जैसे ही अगर अचानक से लाइट चली गई है और हमने उसको सेव नहीं किया है, तो उसके बाद जो है वो जब दोबारा लाइट आएगी तो वो जो डेटा होगा वो सारा का सारा मिट चुका होगा, वो खत्म हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसी है मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी है। ये इसमें रखा हुआ जो डेटा है वो पावर सप्लाई के बंद होने के बाद उड़ जाता है, ठीक है ना। इस और रैंडम एक्सेस इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जब कंप्यूटर शुरू होता है, तो उसके बाद जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वहां से मेमोरी को या वहां से जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है उनको सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में लाया जाता है। और प्राइमरी मेमोरी में भी किसमें, जो रैम है उसके अंदर लाया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो रैम है वो
प्रोसेसिंग को प्रभावित करती है। जब रैम अच्छी होती है तो आप जानते हैं कि जो स्पीड है वो कंप्यूटर की या मोबाइल की अच्छी होती है ना। तो वो उसका कारण क्या है, वो क्योंकि ये जो मेमोरी होती है ये वर्किंग मेमोरी होती है, ठीक है ना। तो ये हम ये लिख सकते हैं एट द टाइम ऑफ वर्किंग। हमने देखा है कि हम देखते हैं अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे जो मोबाइल है उसमें 2 GB रैम है या 4 GB रैम है। पहले जो है वो जब हम शुरू में आज से 4-5 साल 6 साल पहले जब मोबाइल लेते थे तब क्या होता था, ऐसे रहते थे 512 MB की रैम होती थी। 1 GB की रैम तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो वो क्या था, उसके कारण जो है मोबाइल स्लो काम करता था, आपने देखा होगा लैग करता था, हैंग करता था। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे जो है वो रैम का साइज बढ़ता गया, आज जो है वो 4 GB 6 GB और लैपटॉप में 12-12 GB तक रैम भी आ रही हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि प्रोसेसिंग आसान हो गई है, क्योंकि जो रैम है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ने से जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा जो है वो आसानी से रैम में आ जाता है। और वर्किंग के टाइम पे जब ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा स्मूथ तरीके से काम करेगी, ठीक है ना। तो ये है आपका रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, याद रखना। और ये इसमें जो रखा हुआ डेटा है ये आपका बिजली चले जाने पर डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि एक बार अगर लाइट चली गई तो इसमें रखा हुआ डेटा जो है वो खराब हो जाएगा या गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये है। दूसरी जो हमारे पास है वो है रोम। या रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना। ये जो रीड ओनली का क्या मतलब है, इसमें रीड ओनली का मतलब है इसमें जो रखी हुई जो मेमोरीज हैं उसको ना तो एडिट किया जा सकता है ना डिलीट किया जा सकता है, ना उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। तो भाई जो रोम है या रीड ओनली मेमोरी ये क्या होती है, जब कंप्यूटर जो है वो कंपनी बनाती है तो वो उसमें क्या करती है, ऑलरेडी कुछ सिस्टम के सॉफ्टवेयर डाल के रखती है, ठीक है ना। और उसमें जो है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो फिक्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको आप चेंज या डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कंप्यूटर की जब आप खोलोगे उसके अंदर माई कंप्यूटर है, क्या आप उसको डिलीट कर सकते हैं, आइकन आप भले ही डिलीट कर दीजिए लेकिन अंदर जो है सेटिंग में जाके वो चीज़ होगी ही होगी। सेटिंग में जो है स्टार्ट बटन खोलोगे तो वहाँ पे जो चीज़ होगी उसको आप वो होगी होगी, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, उसको आप कहीं भेज नहीं सकते हैं। अंदर आप जाएंगे सेटिंग में आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा, जो बाकी सेटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, एग्जैक्टली वही चीज़ें होंगी जो कंपनी ने दी हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। तो वो कौन सी कहाँ रखी गई है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो किसके अंदर, रोम के अंदर रखी हुई है, ठीक है ना। और ये रोम कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है, मैं आगे जाके मदरबोर्ड बताऊँ। तो जो रोम है वो क्या होता है, वो एक, इसीलिए उसको रीड ओनली कहा गया है क्योंकि उस पर जो इंस्ट्रक्शन है वो फिट हो रखे हैं किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा ही, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि एक ड्राइव जो है वो सी ड्राइव होती है, क्या सी ड्राइव को आप डिलीट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। और सी ड्राइव में जो आपने मोबाइल में भी आपने देखा होगा कि हमारे पास अगर हम मोबाइल जब नया भी लेते हैं तो भी अंदर उसके क्या होती हैं, फाइल मैनेजर में आप कभी जाना तो उसमें कुछ फाइलें ऑलरेडी बनी होती हैं, वो फाइलें डिलीट नहीं करनी होती हैं, उनको आप डिलीट कर भी दोगे वो फिर से आ जाएंगी, यानी कि वो डिलीट नहीं हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोग्राम का हिस्सा है। तो पेन ड्राइव जब हम नई पेन ड्राइव लेते हैं 16 GB की पेन ड्राइव ली, लेकिन स्पेस उसमें कितना रहेगा, 15 पॉइंट कुछ GB रहेगा, तो बाकी का जो स्पेस है वो कहाँ गया, वो स्पेस जो है वो सिस्टम ने खाया है, किसके लिए, रोम के लिए, ठीक है ना। यानी रोम का हिस्सा है, ठीक है, जिसमें कि सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस डाले गए हैं, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं कि इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास डेटा होता है, जितना भी हमारे इंस्ट्रक्शन होता है, उनको
स्थायी रूप से जो है, स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना। सेकेंडरी जो स्टोरेज होती है वो हमारे पास उसमें जो रखा हुआ डेटा है वो कभी भी डिलीट नहीं होता है अनटिल जब तक हम उसको खुद ही डिलीट ना कर दें, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो दोनों ही टाइप से होते हैं, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। इसमें जो है हमारे पास होता है, जैसे कि हमारे पास आपका मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया। भाई जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसके अंदर हमारे पास हार्डवेयर हार्ड डिस्क फिट होकर आती, तो वो क्या है, इंटरनल सेकेंडरी डिवाइस है। उसके अंदर हम सारी की सारी फाइल्स हो गई, हमारी कोई मूवी है, कोई फाइल है, कोई वीडियो है, वो सारे हम किस में रखेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर रखते हैं। जब हार्ड डिस्क भी भर जाती है तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल तरीके से भी हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकते हैं, या हम सीडी ड्राइव जो है वो मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, जो डीवीडी वगैरह, इनको भी यूज़ करते हैं एज ए स्टोरी पर। पेन ड्राइव जो है, जब हमें डेटा को शेयर करना होता है, यहाँ से वहाँ ले जाना होता है, तो हम पेन ड्राइव के इस्तेमाल करते हैं। तो वो सब क्या होती है, सेकेंडरी स्टोरेज है। उसमें जो है वो एक बार डेटा डाल दिया तो वो डेटा परमानेंट रहेगा जब तक कि आप क्या ना करो, खुद ही उस डेटा को डिलीट ना कर दो, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से होते हैं। ये भी इंटरनल, तो हमारे पास हार्ड डिस्क तो ऑलरेडी आती है, बाकी बाह्य रूप से हम क्या करते हैं, सीडी ड्राइव का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल ड्राइव का प्रयोग करते हैं, पेन ड्राइव का प्रयोग करते हैं, आपके हार्ड एक्सटर्नल जो हार्ड डिस्क है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा हैं, जो कि क्या है, एक स्थायी मेमोरी है, और इसको हम क्या कहते हैं, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस तरह का शब्द आएगा, नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वाष्पशील। तो वाष्पशील नहीं है क्योंकि ये गायब नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये डिलीट नहीं होती हैं जब सिस्टम को बंद कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा आया सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास आता है वो है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, या इसको कैच मेमोरी भी कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कंप्यूटर में या अपने मोबाइल में भी कि कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शन बार बार आते हैं, या कहीं पर क्लीन मास्टर या इन ऐप्स में आता था कि कंप्लीट क्लीन कैच मेमोरी, कंप्लीट कैच मेमोरी। तो कैच मेमोरी क्या होती है, ये जो है वो जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और मेमोरी होती है, मेन मेमोरी, जिसके अंदर रैम रोम है, इनके बीच जो है वो एक बफर की तरह कार्य करती है, बीच बफर की तरह काम करती है, कार्य करती है। कौन सी मेमोरी, कैच मेमोरी। यानी कि जो है वो इनके बीच में जो है एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया माना जा सकता है इसको, ताकि क्या करे, ये प्रोसेसिंग को स्मूथ बनाने का काम करती है। जब भी जो है हम कुछ चीज़ इंस्ट्रक्ट करते हैं या कुछ चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो सीपीयू होता है वो सबसे पहले जो है वो कैच मेमोरी के अंदर उसको ढूंढता है। अगर उसे कैच मेमोरी जो है, क्योंकि वो तेज है, स्पीड उसकी ज़्यादा होती है, वो क्या करेगा, कैच मेमोरी में अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो वो सबसे पहले कैच मेमोरी से उसको ढूंढ के तुरंत ले आएगा। उसके बाद अगर कैच मेमोरी में वो अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, तब जाके वो मेन मेमोरी में या रैम रोम के अंदर जो है वो ढूंढने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब ये कैश मेमोरी जो है उसके अंदर अगर फाइलें मिल जाएंगी तो वो तेजी से सर्च हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेसिंग तेज हो जाएगी। तो प्रोसेसिंग को स्मूथ बनाने के लिए, और ये जो है वो क्या करती है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो मिसमैच है एक तरह से, को दूर करने का प्रयास करती है, दूर करती है, ठीक है ना। यानी कि कैच मेमोरी जो है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो
तुरंत बहुत तेजी से काम करती है, और जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो ये तुरंत जो है यहाँ से सीपीयू उसको निकाल लेता है, ठीक है ना। तो ये है हमारी कैच मेमोरी। और याद रखना जो कैच मेमोरी है वो एक प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है ना, या ये प्राथमिक मेमोरी का ही हिस्सा होती है कैच मेमोरी, ठीक है ना। तो ये है हमारा। अब हम बात करते हैं सिस्टम यूनिट की, ठीक है। सिस्टम यूनिट जो है वो क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर एक टीन का डिब्बा सा होता है, बड़ा सा, जिसको आप सामान्यतः सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन सीपीयू तो इसके अंदर एक भाग होता है। ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट होता है, जिसके अंदर जो है हमारे पास बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, इनपुट और आउटपुट की डिवाइस छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी हार्डवेयर हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को छोड़कर शेष सभी हार्डवेयर वो क्या होते हैं, इसके भीतर होते हैं, ठीक है ना। तो जो ये डिब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या होते हैं। हमारे पास सबसे पहले एक मदरबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद हमारे पास रैम लगी होती है, रोम होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो है वो रजिस्टर लगे होते हैं, रजिस्टर का मतलब ये भी मेमोरी होती है, ठीक है। और ठीक है, तो जो ये सीपीयू है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम एक एक करके जो है वो चीज़ें देखेंगे कि ये जो सिस्टम यूनिट है, इसके अंदर जो ये सारी डिवाइसें होती हैं, ये क्या क्या काम करती हैं, देख लेते हैं। हमने अभी कंपोनेंट्स की बात की, इनपुट आउटपुट स्टोरेज। सिस्टम यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर का क्या है, सबसे मुख्य सर्किट है, सबसे मुख्य सर्किट है मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड है, इस पर जो है वो हमारे बहुत सारे डिवाइसेस लगे होते हैं। सबसे पहले तो सीपीयू, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसके अलावा इस पर जो है वो चिप लगी होती है, किसकी, रैम की चिप लगी होती है, फिर रोम लगा होता है इस पर। उसके अलावा इस पर जो है वो अन्य जो मेमोरीज हैं वो लगी होती है, मेमोरी, ठीक है। और उसके अलावा जो इस पे स्लॉट बने होते हैं, उस पर इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इन सभी के जो है वो स्लॉट जितने भी होते हैं, आपके वीडियो कार्ड, ऑडियो कार्ड, ठीक है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये किससे डायरेक्ट जो है वो किससे कनेक्ट होती है, एक बोर्ड से कनेक्ट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। यानी मदरबोर्ड एक मुख्य सर्किट होगी। कभी आपने सीपीयू को खोल के देखा होगा, तब आपको पता चलेगा कि अंदर जो कैबिनेट के अंदर जो है एक बोर्ड होता है बड़ा सा, उस बोर्ड पर जो है वो चिप लगी होती है, रैम अलग लगी होती है, रोम अलग लगी होती है, बाकी बहुत सारी जो डिवाइसेज हैं उनके लिए अलग अलग कनेक्टिविटी के लिए जो है वो कलरफुल तार होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करते रहते हैं। और ये जो सीपीयू है, ये इसी के अंदर एक पार्ट के रूप में लगा रहता है। उसके अलावा जो इनपुट डिवाइसेज हैं, कीबोर्ड, इन सब के लिए, इनकी कनेक्टिविटी के लिए जो है वो स्लॉट रहते हैं, जो पीछे से कनेक्ट होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के लिए स्लॉट होते हैं। कुछ स्लॉट छोड़े होते हैं कि भविष्य में अगर आप स्कैनर लगाना चाहें, कुछ और लगाना चाहें, उनके लिए भी स्लॉट छोड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है, ये मदरबोर्ड जो है वो एक क्या होता है, मुख्य सर्किट के रूप में इनपुट जो यूनिट होती है उसके अंदर काम करता है, सिस्टम यूनिट के अंदर, सर, ठीक है। अब इसमें जो है वो एक चीज होती है, वो है सिस्टम बस।
सिस्टम बस। सिस्टम बस या इंटरनल बस, ये क्या होते हैं? मदरबोर्ड जो है के भीतर के सभी उपकरण, मदरबोर्ड के भीतर जितने भी उपकरण लगे होते हैं वो सारे के सारे आपस में जो है वो एक हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, जिससे कि उनमें तेजी से सूचनाओं का क्या हो, आदान प्रदान हो। उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनल बस या सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है एक्सटर्नल बस। एक्सटर्नल बस, तो एक्सटर्नल जो बस है उसमें क्या होता है? जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड और अन्य जो पेरिफेरल डिवाइस है, अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस, जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारी की जो सारी चीजें हैं जो पेरिफेरल रूप से जुड़ी हुई हैं, उन सभी का जो मतलब कंट्रोल है वो सीधे सीधे जो है वो जुड़ा होता है किससे? आपका एक्सटर्नल बस के माध्यम से, जो एक्सटर्नल एक नेटवर्क है उसके माध्यम से जुड़ा होता है किससे? मदरबोर्ड से। ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से नेटवर्क जो है उसके अंदर काम करते हैं, इंटरनल बस या सिस्टम बस और एक्सटर्नल बस। ठीक है। अब इसमें जो है वो हम बात करते हैं किसकी? सीपीयू की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मदरबोर्ड का सबसे जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। इसे जो है वो कंप्यूटर का जो है वो का हार्ट, ब्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं, कहा जाता है। ठीक है ना। और जो है वो कंप्यूटर के भीतर सभी प्रकार की प्रोसेसिंग को क्या करता है? ये आपका कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है और कोऑर्डिनेट करता है ना। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर इसको कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। कौन कौन सी कंपनी आजकल सबसे ज्यादा अच्छा बनाती है? इंटेल और आईएमडी। इंटेल और आईएमडी जो है इसके लिए जो है वो फेमस कंपनियां हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स को बनाती हैं। आईएमडी का मतलब होता है इंटरनेशनल जो है वो इसका क्या था? इंटरनेशनल माइक्रो डिवाइसेस। हाँ, इंटरनेशनल माइक्रो डिवाइसेस। तो ये जो है वो इस प्रकार से ये आपका सीपीयू होता है जो कि सारी जो प्रोसेसिंग उसको स्मूथ बनाने का काम करता है। अब जो सीपीयू है उसमें क्या होता है? वो जो सीपीयू है वो काम करता है हमारे किस प्रकार से? सीपीयू जो है वो काम करता है स्टोर्ड प्रोग्राम के आधार पर। इसका मतलब है कि जो सीपीयू है उसके अंदर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पहले से ही होते हैं। कंपनी जो है उसके द्वारा जो है वो सीपीयू के अंदर जो है सेट ऑफ प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है या डाल दिया जाता है। तो उसके बाद जब जो है वो सिस्टम जो है उसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जो भी कार्य वो प्रोसेसर को मिलता है, तो प्रोसेसर उसको वहां पर जो है अप्लाई करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ALU। ALU का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
ALU जो यूनिट है जो कि CPU के अंदर होती है, वो क्या करती है, यहाँ पर अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को लगाती है। किसके ऊपर? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, जो प्रोसेस करने के लिए आया है। जब ALU जो है वो CPU के अंदर हो जाता है और उससे हमें क्या होता है, फिर वांछित परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि आउटपुट प्राप्त होता है। तो कुल मिला के जो है वो जो सेट ऑफ प्रोग्राम उसके अंदर सेट कर दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। ठीक है, यानी कि उसको जो बोला गया है कि किस प्रकार से जो है वो प्रोग्राम उसके अंदर जोड़ का, घटाने का, गुणा, भाग, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सारे जो चीजें हैं ये इसके अंदर सेट कर दी गई है कि आपको इस प्रकार से जब इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो आपको इसको इस प्रकार से ऐड करना है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है। ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, वो अब उनको सारे के सारे जो जितने भी इंस्ट्रक्शन आए उन पे सब पे वो फॉलो करेगा उसको। ठीक है, दूसरा जो है वो, हाँ, लॉजिकल यूनिट्स का मतलब होता है, एक तो होता है अर्थमेटिकल का मतलब तो यही हुआ कि जोड़ घटाना और जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। दूसरा जो है वो इसमें होता है आपका लॉजिकल। तो लॉजिकल का मतलब है कि जो है वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, किसी भी इंस्ट्रक्शन में अगर इस प्रकार से आता है तो वो इसको भी पहचानने में सक्षम होता है, तो वो लॉजिकल ऑपरेशंस के माध्यम से होता है। तो इसीलिए इसको जो है वो अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस कहा गया है, जो क्योंकि जो वो क्या है, ऑलरेडी सेट है, उसको इंस्ट्रक्ट दे दिया गया है, प्रोग्रामिंग उसके अंदर कर दी गई है कि आपको जब इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन मिले तो आपने इस प्रकार से उस पर रिएक्ट करना है। समझ गए, एक प्रोग्राम जो है वो लिख के दे दिया गया है कि आपके अंदर अगर दो प्रकार की संख्याएं आएंगी और उनके बीच में प्लस का साइन कोई दबाएगा तो आपको उसका मतलब क्या ये समझना है। तो मतलब ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है, और ये किसके अंदर होती है, ये CPU के अंदर होती है। इसीलिए उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो भी आप कहें वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ALU, यानी कुल मिला के जो है हमारे पास वो है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास इनपुट है, इनपुट डिवाइसेस है, उससे जो है हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गया, और यहाँ पर जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास पूरा का पूरा एक मदरबोर्ड है, इसका जो पार्ट है वो है CPU, और CPU पर जो है ऑपरेशन होगा आपका ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, जहाँ पर फिर से यहाँ से जो प्रोसेसिंग होके आएगी वो है आउटपुट। ये जो हो रहा है ये क्या है, प्रोसेसिंग। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम ये इसको एक थ्रोली याद रख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो एक चीज होती है, वो है बायोस। BIOS, इसको कहते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जो ये बायोस प्रोग्राम होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी के द्वारा ऑलरेडी कंप्यूटर में पहले से डाल के कंपनी जो है उसको देती है। जब भी जो है वो कंप्यूटर स्टार्ट होता है या कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस जो है वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, और बायोस जो सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद वो क्या करता है, हार्डवेयर को चेक करता है, हार्डवेयर चेक, यानी कि जो हार्डवेयर से हमारे वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई बार जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो वो बताता है कई बार कि सिस्टम इज रिपेयरिंग कांट ओपन, मतलब वो खुलता नहीं है वो, बल्कि वो केवल वो इस प्रकार से दिखाता रहता है, सिस्टम इज रिपेयरिंग, सिस्टम इज रिपेयरिंग। तो क्योंकि वहां पर वो हार्डवेयर को चेक कर रहा है। अगर कहीं पर दिक्कत है, सपोज हार्डवेयर के अंदर जो है वो पंखे, जो फैन होता है पीछे से ठंडा करने वाला, उस फैन में कोई दिक्कत है, तो जो है वो ये जो सिस्टम होता है जिसका नाम है बेसिक बायोस, ये क्या करेगा, सॉफ्टवेयर आगे उस प्रोसेस को नहीं बढ़ाएगा, यानी कंप्यूटर को खोलेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो हार्डवेयर को क्या करेगा, चेक करेगा। ठीक है, हार्डवेयर को चेक करने के बाद जो है वो उस चेक करने को जो है वो क्या कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जिसको पोस्ट कहा जाता है।
ये हार्डवेयर चेक को क्या कहा जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, जब वो इन प्रकार के हार्डवेयर की चेक कर लेगा तब जो है सिस्टम आगे बढ़ेगा। और सबसे पहले जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सिस्टम के अंदर डाला हुआ, उसको जो है वो मेन मेमोरी में लोड करेगा। समझ गए? ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है जैसे हमारे जो मोबाइल हैं उनके अंदर वर्तमान में एंड्रॉयड का सिस्टम है, तो एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि सारा का सारा सिस्टम ऑपरेट करता है। जैसे हमारे कंप्यूटर है उसमें कौन सा है, विंडोज़। तो चाहे विंडोज़ हो या आपके एंड्रॉयड हो, आपने देखा होगा कि खुलने में कुछ टाइम तो लेते हैं ना। तो कुछ टाइम लेने का क्या मतलब है, क्योंकि जो बायोस सिस्टम है जब उसने हार्डवेयर को चेक कर लिया है पोस्ट सिस्टम के द्वारा, उसके बाद आप वो क्या करेगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम है उन सबको मेन मेमोरी में लोड करेगा। ठीक है, और जब वो मेन मेमोरी में लोड हो जाएगा तब जाके कंप्यूटर खुलेगा। ठीक है ना, तो यही काम होता है बायोस का। और बायोस इसको करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को उसमें लाने का काम करता है, किसके द्वारा, इसको इसका जो प्रोग्राम है उसको कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम है ना। कई बार दिखाता रहता है कि विंडोज बूटिंग बूट कर रहा है, बूट कर रहा है। तो बूट का मतलब क्या होता है, बूट का मतलब वही होता है कि वो रिपेयर एंड चेक कर रहा है और साथ के साथ वो क्या कर रहा है, सिस्टम को लोड कर रहा है मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये आपका शुरुआत में जब खुलती है इसको हम क्या कहते हैं, आपके बायोस सिस्टम, जो कि ऑलरेडी कंपनी के द्वारा कंप्यूटर में प्रत्येक कंप्यूटर में लोड होकर ही आता है। ठीक है, तो ये, और याद रखना बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के जो है वो कोई भी जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी जो है वो कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। आपको कुछ ना कुछ उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालना ही पड़ेगा। ठीक है ना, बिना उसके तो वो एक खाली एक मशीन है, एक डिब्बा है, उस डिब्बे के कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपग्रेड होते रहते हैं। आपने देखा होगा पहले जो है वो विंडोज़ 2000 आया था, फिर 2000 के बाद अपडेट होते होते आज 2010 तक आ चुका है, 2011 आ चुका है। और उसके बाद जो एंड्रॉयड है उसमें भी एंड्रॉयड कहाँ कहाँ से शुरू होकर आज एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 तक आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे एडवांसमेंट की तरफ हो रही है। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम लास्ट पढ़ेंगे वो है आउटपुट यूनिट। वो है आउटपुट डिवाइसेस। सब कुछ करने के बाद जो परिणाम होता है वो हम आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से आप प्राप्त करते हैं, हम सभी पता है। तो हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मुख्यतः कौन कौन सी, प्रिंटर है, वो है मॉनिटर है, ठीक है, उसके अलावा प्रोजेक्टर है, उसके अलावा हमारे पास है आपका स्क्रीन इमेज रीडर, स्क्रीन इमेज रीडर है, उसके अलावा आपका कार्ड रीडर है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास वांछित जो परिणाम है उनको हमारे सामने ला के रख देती है। ठीक है ना, प्रिंटर जो है वो हम जब चीजें प्रिंट कराते हैं तो हमें वांछित परिणाम प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह है हमारा आउटपुट डिवाइस। अब लास्ट इसमें एक चीज और रह गई कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। यानी कि प्रोसेसर जो हमारे पास है, माइक्रो प्रोसेसर, हम सुनते हैं कि वो किसी का स्लो है क्या, किसी में इसकी स्पीड अच्छी है, तो उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे जो पहला है हमारे पास वो है सिस्टम क्लॉक। जो सिस्टम क्लॉक है वो क्या होती है, कंप्यूटर के बीच में के अंदर एक क्लॉक होती है, एक घड़ी होती है, जो
नॉर्मली वैसी घड़ी की तरह नहीं होती जैसे हमारे घरों में घड़ी होती है, उसमें एक अलग टाइप की क्लॉक होती है जो क्या करती है, सिस्टम की क्लॉक जो है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करती है। इलेक्ट्रिक पल्स को कंप्यूटर के अंदर जनरेट करती है, और जितनी तेजी से जो है इलेक्ट्रिक पल्स जो है वो जनरेट करती है उतने तेजी से जो है वो काम होता है और प्रोसेस उतना तेजी से होता है, ठीक है, किसी भी इनपुट के लिए। तो उसके हिसाब से जो प्रोसेसर उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाती है, यानी कि कुल मिला के जो है वो सिस्टम क्लॉक जो है वो फास्ट काम करनी चाहिए और जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर है जो प्रभावित करता है वो है रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी जो मदरबोर्ड होती है उस पर छोटी छोटी जो है हजारों की संख्या में रजिस्टर मेमोरी लगी होती है। तो जो रजिस्टर मेमोरी है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्रोसेसर की जो गति है उसको बढ़ाने में मदद करती है, क्योंकि जब ये मेमोरी ज़्यादा होती है तो फिर ज़्यादा तेज़ी से जो है सिस्टम में डेटा लोड होता है और प्रोसेस भी बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो हमारे पास है वो है आपका वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि कितने जो बिट है उसको एक साथ, कितने बिट को वो एक साथ प्रोसेस कर पाता है कोई कंप्यूटर। जैसे आपने सुना होगा कि नॉर्मली कंप्यूटर क्या होते हैं, 8 बिट के होते हैं, फिर 16 बिट, फिर 32 बिट, फिर वर्तमान में 64 बिट। सुना होगा आपने कि मेरा लैपटॉप 64 बिट का है। तो 64 बिट का मतलब है कि 64 बिट मतलब 64 जो बिट है को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 64 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो जितना ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनको वो एक साथ प्रोसेस करेगा उतना ज़्यादा उसकी क्षमता होगी और उतना तेज़ी से वो काम करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये लेंथ जो है वो वर्ड लेंथ ये भी इम्पोर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। तो 64 बिट वाले जो विंडोज़ हैं वो इसीलिए अच्छे माने जाते हैं। उसके अलावा जो है वो और क्या क्या कारक हो सकते हैं, और हो सकते हैं कारक हमारे, वो है हमारा पैरेलल मेमोरी। पैरेलल मेमोरी का मतलब होता है कि जो आजकल जो सॉफ्टवेयर हमारे पास प्रोसेसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं डुअल कोर, ठीक है, मल्टी कोर। इनमें क्या होता है, एक ही प्रोसेसर के अंदर एक ही चिप पर एक से ज्यादा प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या एक से ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं एक चिप पे ही। यानी एक कंप्यूटर में जब एक से ज्यादा होते हैं तो उसको क्वाड ड्यूल या मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। तो मल्टी प्रोसेसर में क्या होगा कि एक जो प्रोसेसर होगा वो सपोज लिखने का, टाइपिंग का, इन सब चीज़ों को देख रहा है, दूसरा जो है वो गाने चला रहा है, तीसरा जो है वो एडिटिंग कर रहा है, चौथा जो है वो मीटिंग कर रहा है। यानी कि एक साथ जो है मल्टीपल ऑपरेशंस अगर हमको करने हैं बिना किसी लैग के, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टी यूजर प्रोसेसर यूज करना पड़ेगा। सिंगल प्रोसेसर होगा तो वो एक या दो काम में व्यस्त होने के बाद तीसरा काम जो है वो नहीं कर पाएगा। अगर कॉपी भी कर रहे हैं, पेस्ट भी कर रहे हैं, गाना भी चला रहे तो हैंग कर देगा, तुरंत कंप्यूटर बंद करना पड़ेगा। लेकिन मल्टी प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग प्रोसेसर जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके अलावा जो कैच मेमोरी होती है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो आपके प्रोसेसर जो है उसकी गति को बढ़ाने का योगदान देती है, क्योंकि जो कैच मेमोरी होती है क्योंकि इंटरफेस का काम कर रही है किसके बीच में, आपके सीपीयू और मदरबोर्ड के बीच में, या सीपीयू और मेन मेमोरी, सॉरी। तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है तेजी से कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब कैच मेमोरी ज़्यादा होगी। जब उसमें ज़्यादा स्टोरेज होगा तो जैसे ही हम सर्च करेंगे तो सबसे पहले तो कैच मेमोरी में ही सर्च होगा, तो वो तेज़ी से उसी में सर्च हो जाएगा और मेन मेमोरी में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ कारक होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोसेसर की गति को बढ़ाने में या उसको क्या बोल सकते हैं, उसको स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये है हमारा इस प्रकार से आपका कंप्यूटर की प्रोसेसिंग वर्किंग, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। आज हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं और ये सारी की सारी चीज़ें सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, ठीक है ना। तो इसी के साथ
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी क्लास में बने रहिए और हम आगे भी जो है कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ते रहेंगे और भी जो क्लासेस होंगी वो पढ़ते रहेंगे, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।